बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया तो उस वक्त जिन लोगों से भी एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात होती थी तो एक ही बात कही जाती थी कि इमरान खान के नाम के ऊपर क्रॉस लग गया और अब इमरान खान जो है वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। यानी जिसके नाम के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट क्रॉस लगा देती है वो दोबारा पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकता। हमने तो यही सुना और यही किताबों में पढ़ा और यही होता रहा इस मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पे लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ, फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ क्या हुआ, उनके नाम पे क्रॉस लगाया अयूब खान ने और उनके साथ कितना तौहीन आमेज सलूक किया गया। जो अखबारात में उस दौर में छपा उसकी कुछ कटिंग जो मिलती हैं आज वो अखबारात जो है वो बड़े करवा के छापने चाहिए और आवाम को पढ़ाने चाहिए कि देखें फातिमा जिन्ना के साथ इन्होंने क्या किया था, जो मादरे मिल्लत का खिताब जिनको दिया गया। उसके बाद जी शेख मुजीब के साथ भी क्रॉस उसके नाम के ऊपर लगा। मुल्क टूट गया लेकिन क्रॉस नहीं मिटा और उसके नाम के ऊपर क्रॉस लगा रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर क्रॉस लगाया तो उसको शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो के नाम के ऊपर क्रॉस लगा, बेनज़ीर भुट्टो को 2 मरतबा उसकी हुकूमत ख़त्म की गई, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो शहीद कर दिया गया। नवाज शरीफ के नाम के ऊपर क्रॉस लगा, नवाज शरीफ को पाकिस्तान के बाहर से वापस बुलाकर निशान इबरत बनाया गया और नवाज शरीफ की बेटी को बेशक वज़ीर आला बनाया है, नवाज शरीफ के भाई को भी वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन बेहतरीन किस्म की बूट पॉलिश के बावजूद नवाज शरीफ साहब खुद दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सके। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जिसके ऊपर भी क्रॉस लगाया तो वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सका या दोबारा जो है वो अपनी ताकत नहीं पकड़ पाया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हमेशा से बहुत ताकतवर रही है। लेकिन पूरा का पूरा निज़ाम हैरान है कि जिस चीज़ में हमेशा इन्हें कामयाबी होती थी, पहली मरतबा क्रॉस का निशान जो है वो काम नहीं कर रहा। ये क्रॉस लगाने वालों का क्रॉस जो है वो अवाम ने मिटा दिया है। आज उस शख्स के बगैर जिसके नाम के ऊपर क्रॉस लगाया कोई एक टॉक शो नहीं हो सकता, उसके बगैर कोई एक अखबार छप नहीं सकता, उसके बगैर सरकार की कोई मीटिंग हो नहीं सकती। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिन रात सिर्फ उसी आदमी की सियासत को नाकाम बनाने के लिए काम करती है। अदालतों को इस्तेमाल किया जाता है उस आदमी को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए। तो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन तवज्जो का मरकज़ वही आदमी है जिसके नाम के ऊपर क्रॉस लगा है और अवाम ने पाकिस्तान के हर दर दीवार पे, हर गली कूचे में उस आदमी का नाम लिख दिया है। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ये क्रॉस जो है वो किसी डील से नहीं मिटाया जा रहा, बल्कि ये अवामी सपोर्ट और अवामी ताकत से मिटने जा रहा है। पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी जो है वो जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों से। हो सकता है कि इसमें ताख़ीर हो जाए, बहुत टाइम लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली इस लड़ाई के अंदर जो है, यानी मैं आपको सिंप्लीफाई करूं, ये है कि आज नहीं तो आज से 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद, नहीं तो 30 साल बाद बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट को ये लड़ाई हारनी पड़ेगी। अब ये इस लड़ाई को लंबा कितना कर सकते हैं ये एक सवाल है, लेकिन इस लड़ाई में जीतने का उनका इम्कान सिफर है। वो ये लड़ाई जीत नहीं सकते क्योंकि लोगों में वक्त के साथ साथ शऊर बढ़ता जाएगा, एजुकेशन बढ़ती जाएगी, शऊर बढ़ता जाएगा, लोग मामलात को समझते जाएंगे, लोग समझदार होते जाएंगे। सोशल मीडिया का आज का दौर है, कल इंफॉर्मेशन का फ्लो इससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। हमारे बच्चों के दौर में और तेज़ इंफॉर्मेशन होगी तो लोग बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। लिहाजा इसके अंदर शिकस्त के अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शिकस्त में थोड़ी ताख़ीर हो जाए। नंबर 2 जो है वो हुकूमत के गले की हड्डी बन गए हैं मुज़ाकरात, हुकूमत के गले में फंस कर रह गए हैं। वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते मगर फिर भी करने पर मजबूर है। ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया, बल्कि वो तो भाग रहे हैं मुज़ाकरात से। वो कभी इस पे डालते हैं, कभी उस पे डालते हैं। अपोजिशन जो है वो कहती है जी हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, हुकूमत कहती है अपोजिशन नहीं करना चाह रही, लेकिन हुकूमत की बात बन ही नहीं रही। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, उन्हें मजबूरन करने पड़ते हैं। हुकूमत मुलाकात जब करवाना चाहती है तब होती नहीं है, जब नहीं करवाना चाहती तब इमरान खान की मुलाकात हो जाती है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी हुकूमत को डुगडुगी बनाया हुआ है, जिधर से दिल करता है जब दिल करता है बजा देते हैं, तो उन्हें हुकूमत करने का मज़ा भी नहीं आ रहा। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ डेलिबरेटली नहीं कर रही, इस बात को आप याद रखिएगा। एस्टेब्लिशमेंट को भी पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि समझ नहीं आ रही कि उन करना की है। मामला यह है कि बैरूनी दबाव बहुत बढ़ गया है। जिस आदमी के ऊपर तकिया था जो बाइडन, उसकी पार्टी और वो इलेक्शन हार चुका है और अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया आ रही है, वहां से वो सपोर्ट मिलेगी नहीं। रैंड ग्राइम जो है वो एक जर्नलिस्ट है और ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के एंटी समझा जाता है। इसने मोहित पीरज़ादा साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसके अलावा इसने एक इंटरव्यू और दिया। जो इसने बातें की हैं ज़रा उनको आप गौर करें, आपको समझ आ जाएगी। इसने कहा जी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का ये एंटी है,
اس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں جو بائیڈن رجیم تھا وہ عمران خان کو پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ قرار دیتا تھا، اور وہ اس نظریے سے کہتے تھے کہ عمران خان کی خصوصیات ڈونلڈ ٹرمپ والی ہیں، یہ بھی پہلے ایک سیلیبریٹی تھا، ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، اور اس وجہ سے جو بائیڈن رجیم ہے انہوں نے عمران خان کو ایک مخالف کے طور پہ دیکھا، اور ویسے بھی جو بائیڈن کا ریکارڈ ہے کہ وہ جرنیلوں کے ساتھ یا فوجیوں کے ساتھ جو ہے معاملات بہتر چلا لیتے ہیں، لہذا انہوں نے پاکستانی فوج کے ساتھ معاملات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ بھی عمران خان صاحب کو دوسری نظر میں پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے طور پہ دیکھتے ہیں، کہ ان دونوں کو ڈیپ سٹیٹ نے، یعنی پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہاں عمران خان کو، اور جو امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو دیوار کے ساتھ لگایا، ایک ہی طریقے سے دونوں کو نشانہ بنایا، ایک ہی طرح کے دونوں کے اوپر کیسز بھی بنائے دونوں کے اوپر، اور دونوں کو پریشان کیا گیا اور دونوں کے خلاف دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں پہ امریکہ میں ذرا نظام جدید ہے، وہ سپر پاور ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنا مینڈیٹ لے لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن پاکستان میں عمران خان نہیں لے پائے۔ اب ایک اور جو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی انتظامیہ پاکستان میں جو کچھ ہوا رجیم چینج پر ایک بڑا ایکشن لے گی اور یہ معاف کرنے والی نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا رین گرام نے۔ اب اس کے علاوہ ایک خبر اور، قومی اسمبلی کے اندر اجلاس ہوا، وہاں پہ او کے نعرے لگ گئے، شہباز شریف نے اچھا آئیڈیا دیا نیا، اب جہاں جاتے ہیں وہاں پہ ان کو او سننی پڑتی ہے، جس جگہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو او سننی پڑتی ہے، اور بلکہ جہاں پہ یہ جاتے ہیں وہاں پہ اب اسپیشل انسٹرکشن دی جاتی ہے، اگر کسی نے او کی نا تو اس کو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں، اسپیشلی بچوں کو، جو یہ مریم نواز جاتی ہے نا کالج والج میں ادھر ادھر، وہاں پہ بچوں کو بہت دھمکایا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں۔ تو اپوزیشن نے وہاں پہ سوال بھی پوچھا کہ گولی کیوں چلائی، جس کا اس وقت حکومت کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی رائے صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ گولی کیوں چلائی، ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نے وہ جو لائیو سیشن چل رہا تھا قومی اسمبلی کا اس کو کٹ کر دیا، اس کو دکھانا بند کر دیا، اتنا خوف ہے اس سوال سے انہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف 26 نومبر کے قتل عام کے معاملے کو اجاگر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یعنی جس طرح 9 مئی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ہی بندے قتل ہوئے تھے، عمران خان صاحب کو ہی گرفتار کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کے بقول وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، لیکن جس طرح 9 مئی کے دن کو عمران خان کے خلاف اس پارٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس کا 10% بھی نہیں کر پائی۔ 26 نومبر کو لے کر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے آواز اٹھائی، اوورسیز پاکستانیوں نے آواز اٹھائی، اسلام آباد کے جو صحافی ہیں انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر حقائق سامنے لے کر آئے۔ کئی صحافی جو ہیں ان کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، انہیں پرچے ان کے اوپر دیے گئے، انہیں جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے، وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس قتل عام کے معاملے پہ حکومت کی نسبت بڑی کمزور حکمت عملی رکھی۔ آپ سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ حکومت نے بڑی کامیابی سے کافی حد تک جو ہے وہ 26 نومبر کے معاملات کو پسے پشت ڈالا ہے۔ یعنی یہ معاملہ اتنا اجاگر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، جتنی اس پہ بات ہونی چاہیے تھی اتنی اس پہ بات نہیں ہوئی۔ ابھی تک دیکھیں FIR بھی درج نہیں ہوئی، CCTV فوٹیج کا کیا بنا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بھی اگر چیزیں نہیں ہو رہی تو آپ کے پاس اگلے فورم ہے، آپ اس سے اگلے فورم پہ جا سکتے ہیں، اس سے اگلے فورم پہ آپ جا سکتے ہیں، آپ انفارمیشن کمیشن میں جا سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس طرف کوئی توجہ ہے نہیں۔ اور حکومت جو ہے ان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حد تک اس کو ڈاؤن کر لیا ہے 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا اسلام آباد میں۔ اب سوراب برکت صاحب نے راولپنڈی اسلام آباد میں عوام کے ساتھ بات چیت کی ہے، لاہور سے سروے میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہاں پہ بھی عوام کے کوئی جذبات مختلف نہیں ہیں۔ عمران خان کو لے کر، موجودہ صورتحال کو لے کر، موجودہ حکومت کو لے کر لوگوں کی جو رائے ہے وہ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی جائیں، آپ کیمرہ اور مائک نکالیں گے، اب لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں، اور لوگ حکومت کو نہیں، لوگ جانتے ہیں کہ ایکچولی اس سارے معاملے میں پیچھے بیٹھے ہوئے جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں وہ کن کے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ تو جو لوگ بات کر رہے تھے ان کو سننے کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ جیسے لوگ زیادہ بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے، یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک، حکومت جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ بیرونی دباؤ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر رہی ہے کہ اگر کیلکولیٹڈ بیرونی دباؤ آیا تو اس کو برداشت کرنے کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تیار ہے۔ مگر پاکستان میں اگر عمران خان کے ہاتھوں انہیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ان کے باہر آنے کے بعد، تو عمران خان صاحب اس سامراج کو تباہ کر دیں گے جو 70 سال سے یہاں پہ اس ملک کے اوپر اجارہ داری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا اب کیلکولیشن اس میں ہو رہی ہے کہ بیرونی دباؤ اگر کیلکولیٹڈ ہوا تو اس کو برداشت کر لیا جائے،
इमरान खान साहब को ना छोड़ा जाए, और उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत ने ऑफर की सूरत में उनके ऊपर डिस्कशन की थी पिछले दिनों, मैंने आपको बताया था। अब उसके हवाले से एक फर्दर मेरे पास खबर है, वो आपको बताता हूँ। लेकिन पहले जाली टिकटॉकर वजीर आला, उनकी एक ख्वाहिश सामने आई है, बंद मुकामात पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर सिक्योरिटी को खड़ी करके अपने साथ 100-100 200 बंदा ले जाके वहां पे तालिब इल्मों को घेर घार के प्लांटेड किस्म के जो है वो प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और वहां पे जाली मकबूलियत का, एक तो हुकूमत ही जाली है ना, इन्हें तो वोट ही नहीं पड़े तो अपनी सीट हार गई। जब इनके पास सीटें ही पूरी नहीं है, इनकी हुकूमत ही जाली है, तो फिर इन्होंने काम क्या करना है? और पब्लिक के अंदर जाके तासुर दे रहे हैं कि जैसे हमारी मकबूलियत बहुत बढ़ गई है। हालांकि ये जाली मकबूलियत का पोल खुल जाएगा, कोई भी इलेक्शन हो गया इनको लग पता जाएगा। एक तो ये हुकूमत जाली है, इक्तदार के ऊपर इनका हक कोई नहीं है। नंबर 2, उन्होंने जाली इक्तदार में बैठकर जो अवाम का भुरकस निकाला है ना, उसके बाद तो अवाम इनका सिर्फ इंतजार कर रही है। रियल पब्लिक के अंदर जब ये जाएंगे तो इन्हें लग पता जाएगा। वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप वहां को सुनवा भी नहीं सकते लोग जिस तरह की इनके बारे में बातें कर रहे हैं। यानी 300 यूनिट इन्होंने मुफ्त बिजली देनी थी जो इन्होंने वादा किया था। इन्होंने 100 और 200 यूनिट वालों के साथ वो इन्होंने भुरकस निकाला अवाम का, जो इन्होंने हालत की है। गैस के बिल लोगों को 500% से लेकर 800% तक ज्यादा आ रहे हैं, और लोग चिल्ला रहे हैं जनाब कि हमारे गैस के बिल, हमारे बिजली के बिल, लोग कह रहे हैं इससे अच्छा आप हमारा काट के ले जाए मीटर, हम ये बिल ही अदा नहीं कर सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये बातें की हैं। यानी हम ये बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते, हम गैस इस्तेमाल ही नहीं करते। और शेख रशीद एक दौर में कहते थे कि नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने ये जो मंसूबे लगाए हैं ना, ये शेख रशीद की बात मुझे याद है, वो हमारे प्रोग्राम में कहते थे कि ये जो 2013 से ऑनवर्ड जो मंसूबे लगाए हैं दोनों भाइयों ने मिलकर चाइना से पैसा लेकर, तो ये जो आईपीपी लगा रहे थे दोनों भाई, रज के बिजली बना रहे थे। पाकिस्तान की जरूरत आज भी उतनी नहीं है जितनी जरूरत है, उससे दुगनी से ज्यादा बिजली इन्होंने पैदा करने की सलाहियत ले ली। और पाकिस्तानी 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 3 यूनिट के पैसे देते हैं कैपेसिटी पेमेंट की मद में। तो शेख रशीद ने ठीक कहा था कि एक वक्त आएगा बिजली की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि लोग कहेंगे हमने बिजली इस्तेमाल ही नहीं करनी, और आज मैंने देखा कि उनकी बात ठीक थी। अब जनाब आ जाए उस मामले पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए, अमेरिका में जब ट्रंप की इंतजामिया आएगी तो ये असेसमेंट ये कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट कि उसके साथ मामला आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये सारे महाजों पे काम कर रहे हैं। नंबर 1, इमरान खान से डील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान साहब फिलहाल नहीं मान रहे, और उस डील को डन करने के लिए ये थोड़ा थोड़ा करके टाइम बाय कर रहे हैं। फैसला कभी आगे ले जाते हैं और आगे ले जाते हैं और आगे ले जाते हैं। मैंने जो रिपोर्टर थे उनसे बात की, उन्होंने कहा यहां पे तो जज कभी 10 बजे से पहले केस ही शुरू नहीं होता था, और अभी सर्दियां धुंधों के दिन है, अब तो केस और लेट शुरू होता है। तो सुबह 8:30 बजे जज साहब आ गए, फटाफट उन्होंने कार्रवाई कर दी, और जब फैसला सुनाने का टाइम था 11 बजे का, उससे पहले पहले जज साहब वापस भी चले गए। तो उन्होंने कहा ये मिली भगत वाला काम है, ये फिक्स्ड मैच था। ये ऐसा नहीं था कि इमरान खान साहब फैसला नहीं सुनना चाहते। अगर ये आज फैसला सुनाना चाहते जज साहब तो सुना देते। ये कैसे हो सकता है? कैदी जेल में मौजूद है, जज भी जेल में आ गया, और वहां पे जज फैसला इसलिए नहीं सुना रहा कि कैदी मौजूद नहीं है। भाई कैदी तो जेल में है, वो तो आपका कैदी है, आप उसको जहां मर्जी ले जाए। अब इमरान खान साहब जो है वो कोई हरकुलिस थोड़ी है कि बंदे उठा उठा के जेल से बाहर फेंकेंगे। भाई आपने उनको अगर लेकर आना है अदालत में, आप उन्हें ला सकते हैं। और मैं इमरान खान साहब को जानता हूं, फेस करने वाले आदमी है, लेकिन इन्होंने ये फिक्स मैच था हुकूमत की जानिब से। वो ये कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत तो नहीं एस्टेब्लिशमेंट, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपनी मर्जी की शराइत पे लाया जाए, फिर उनको रिहा किया जाए या उन्हें पहुंचाया जाए उनके घर में। तो इमरान खान साहब इनकी मर्जी की शराइत पे आ नहीं रहे। एजाज चौधरी साहब का जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इतने लंबे अरसे के बाद, इतनी फस्तायत, इतना जबर और इतने जुल्म के बाद, तो पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती कि उन्होंने बड़ा कारनामा किया है। ये पीपल्स पार्टी इस सारे जुर्म में, इस सारे जुल्म में, इस सारी फस्तायत में, डंडे वाली जमहूरियत में और ब्रूट मेजॉरिटी में ये बिलावल जरदारी का पूरा पूरा हिस्सा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत आ रही है ना, याद रखिएगा कि ये रशिया के साथ नहीं लड़ेंगे। यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ नहीं लड़ेगा। ये जो बाइडन की पॉलिसी थी। डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ लड़ाई नहीं करेगा। उसका यह सोचना है कि हमने रशिया को खुद उंगली की है लड़ाई के लिए, और वो ऐसे किया कि हमने जब यूक्रेन को नेटो के अंदर उसकी शमूलियत का फैसला किया तो इससे वो फ्लेयर अप हो गया और उसको अंदाजा हुआ कि मैं खतरे में आ रहा हूं, तो उसने खतरा भांपते हुए लड़ाई की है। ट्रंप को ऐसा लगता है, तो ट्रंप इस लड़ाई को रोक देगा। रशिया से भी स्टेटमेंट आया कि हम ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप बहुत सारी लड़ाइयां जहां पे रोकेगा वहां कोई लड़ाइयां शुरू भी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम है चाइना, और चाइना डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम क्यों है जरा इसको आप समझें। मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूं जीडीपी का। सन 2000 में चाइना का जो जीडीपी था वो $1.2 ट्रिलियन था,
और अमेरिका का उस वक्त था 10.2 ट्रिलियन डॉलर, यानी 9 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा था उस वक्त में। यानी अगर आप फर्क देखें तो 9 गुना का फर्क था, 9 गुना का फर्क था, 1.2 और 10.2 ट्रिलियन। 2005 में यह फर्क थोड़ा सा कम हुआ, चाइना जो है वो 2.29 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया और अमेरिका जो है वो 13 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया। 2010 में चाइना मजीद बढ़ गया, वो 6 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया, अमेरिका 15 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया। 2015 में चाइना 11 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया, अमेरिका 18 ट्रिलियन डॉलर पे आ गया। और इस वक्त जो 2024 का डाटा है इसके मुताबिक चाइना जो जीडीपी है उसका वो 18.28 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और अमेरिका का जो जीडीपी है वो 29.2 ट्रिलियन डॉलर का है ऑलमोस्ट। अगर आप इन दोनों का अब मवाजना करें तो चाइना 10 गुना नीचे था, अब अमेरिका के आधे से भी ऊपर आ गया है, यानी अमेरिका के मुकाबले में उसका जीडीपी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, चाइना की एक्सपोर्ट इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के सामने आया। 150 मुल्कों के साथ चाइना बराह रास्त और मुख्तलिफ रीजन के साथ चाइना बराह रास्त जो है वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है और उनको उनकी मर्जी का, उनकी जरूरत का सामान दे रहा है। अमेरिका अपने असर रसूख की बदौलत आर्मी मार्केट और उसके शेयर्स पे अपना हक समझता है। अमेरिका को यह लगता है कि चाइना को रोका जाए, ये सारी मार्केट अमेरिका की है, अमेरिका यहां का प्रधान है और उसको ये सारा हिस्सा मिलना चाहिए। जितना हिस्सा चाइना के पास जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी का, ये अमेरिका का था, लिहाजा अब ये चाइना के पास जा रहा है, अमेरिका को ये लगता है। तो ये कन्फ्लिक्ट शुरू होगा साउथ चाइना सी से और फिर ये इस रीजन में भी आएगा, साउथ एशिया में भी। साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सारा रीजन है, ईरान और फिर चाइना के साथ। अब मामला ये है कि वहां पे साउथ चाइना सी में एक इत्तेहाद बना हुआ है 4 मुल्कों का, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया और अमेरिका है। इसको क्वाड कहते हैं, मैंने बहुत पहले ये रिपोर्ट किया हुआ है आप लोगों को। ये जो क्वाड के नाम से एक इत्तेहाद बना हुआ है साउथ चाइना सी में, वहां पे वो चाइना को महदूद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चाइना ने वहां पे उसको एक ग्रेट वॉल ऑफ सैंड तो चाइना ने एक बनाई हुई है ना, तो सी के अंदर भी उन्होंने ऐसी ग्रेट वॉल्स बनाई हुई हैं और इस किस्म के उनके सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल्ड हैं, ऐसे हार्डवेयर हैं उनके वहां पे, जिनकी मौजूदगी में अमेरिकन के लिए मुश्किल है वहां ऑपरेट करना। अब ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना, चाइना, अमेरिका, इनकी नजरें दुनिया के मुख्तलिफ समुद्री रस्तों पे, जितनी अहम बंदरगाहें उनके ऊपर है। और अब इकोनॉमिक वॉर का टाइम शुरू होने वाला है इन दोनों मुल्कों के बीच में। ये इकोनॉमी की एक लड़ाई लड़ेंगे आने वाले वक्त में। अमेरिका जो है वो चीन के मुकाबले में भारत को और ताइवान को तगड़ा करेगा और पाकिस्तान जो है उसको ये कहा जाएगा कि वो चाइना के मामलात के अंदर अमेरिकन पॉलिसी को टो करे। अब पाकिस्तान के मामलात बहुत अजीब है। पाकिस्तान ने बेशुमार पैसा पकड़ा हुआ है चाइना से और पाकिस्तान ने बेशुमार ही पैसा पकड़ा हुआ है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, जो अमेरिका की आशीर्वाद से मिलता है। तो पाकिस्तान ने दोनों के पैसे देने हैं। पाकिस्तान बन गया बीच में सैंडविच। यहां पाकिस्तान को एक समझदार क़यादत चाहिए। मौजूदा जो हुकूमत है वो इसके अंदर ये कैलकुलेशन कर रही है कि हम अमेरिका को कहेंगे जी ठीक है, आप हमारे मामलात के अंदर छेड़छाड़ ना करें, हम आपको चाइना के अंदर सहूलतकारी कर देंगे, चाइना के साथ मामलात को डाउन कर देंगे, आपकी बातें मान लेंगे। लेकिन इससे नुकसान होगा। इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो दुनिया के साथ बैठ के डील कर सके, बात कर सके और अपने मफादात को सामने रख सके और बड़ी समझदारी के साथ इस खित्ते के हालात के तनाजुर में अपने सर्वाइवल के लिए और अपने लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए काम कर सके। मौजूदा क़यादत में इतना विजन ही नहीं है। इनको तो कटोरा पकड़ाएं और पैसे लेने भेज दें। पब्लिक ने इनको वोट भी नहीं डाले। इनके पास ना विजन है, ना इनको समझ है, ना ये लाइक है। इन्हें यह भी नहीं पता कि वेस्ट के साथ कैसे डील करना है और ईस्ट के साथ कैसे डील करना है। इस सूरत हाल में एक पॉपुलर लीडर चाहिए जिसके पीछे अवामी सपोर्ट हो। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने इसको खेलने की कोशिश की कि हम कुछ करके चाइना और अमेरिका की रिफ्ट के बीच में कोई ऐसा गेम करेंगे कि इमरान खान को काबू करके रखेंगे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान को ये डैमेज कर देंगे। इन्हें इस वक्त इमरान खान की जरूरत पड़ेगी और इमरान खान के बगैर ये इन मामलात को हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें किसी में लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। एक आदमी था जो इन चीजों के अंदर कोई रोल प्ले कर सकता था, मैं ये मान लेता हूं नवाज शरीफ था, लेकिन नवाज शरीफ ने अपनी जो हालत कर दी है, पब्लिक का सपोर्ट नहीं है उनके साथ और पब्लिक के सपोर्ट के बगैर आने वाले वक्त के मुश्किल फैसले कोई भी लीडर कर नहीं सकता। तो नवाज शरीफ साहब का तो डंग ही निकल गया और वो उन्होंने खुद निकाला। उनकी बेटी ने और उनके भाई ने जिस तरीके से बूट पॉलिश की
और फिर मियाँ साहब से भी करवाई तो उसका नतीजा तो यही निकलना था। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।